घना जंगल, एक शैतानी दुनिया, और हर मोड़ पर, हर पेड़ की टहनी पर रहती है एक बुरी आत्मा। और इसी दुनिया में फंस चुके हैं वेदा, आर्यन और आर्यन के कुछ दोस्त जो निकले थे रोड ट्रिप पर ये रोड ट्रिप उन्हें एक ऐसी जगह पर ले आए जो इंसानी दुनिया से अलग है। और ऐसी दुनिया है जो जीती है इंसानों के खून पर, इंसानों के मांस पर। और ऐसी दुनिया जहाँ रहती है ऐसी आत्माएं जो करती है इंसानों का शिकार। और ऐसी दुनिया जिसे जो चलाता है वो है बहुत ताकतवर। और कौन है वो? वेदा को अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। उसी घने जंगल के बीच में है एक झोपड़ी जिसके सामने खड़े हैं वेदा, और इनका दिल जोर से कांप रहा है। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं और उनकी सांसें राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ रही है। ए बापू, पकड़ इसको, इसको भी काटेंगे, इसको भी बनाएंगे। बहुत दिनों से भूख लगी हुई थी, आज हम पूरी भूख मिटा लेंगे। पकड़ो इसे। उस बड़ी एंटिटी ने कहा, जिसने हाथों में बड़ा चाकू पकड़ा था और जो अंदर किसी को काट रही थी। वेदा को शक था कि शायद वो आर्यन है। उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने वेदा पर हमला किया, जिस पर वेदा ने उस कलावे को हाथ में अच्छे से बांधा, टाइट किया और बूढ़े आदमी की आत्मा को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। जिस पर वो एंटिटी बोली, ए माँ, ये तो ताकतवर है, पकड़ इसको, वरना महाराज हमको छोड़ेंगे नहीं। इतना सुन वो बूढ़ी औरत की आत्मा भागती हुई आई और उसने वेदा पर दूर से हमला करना शुरू किया। पर वेदा बच बचाकर सीधा उस औरत के सामने आई। उस औरत ने अपने नाखून वेदा के जिस्म में गाड़ने की कोशिश की, पर वेदा ने उसके हाथ को पकड़ा, मरोड़ा और दूर फेंक दिया। चलो अच्छा है, वो जो एंटिटी मुझे दूसरे स्पिरिट्स को पकड़ने को कहती थी, उसने मुझे ताकत दी हुई है, जिससे मेरी शारीरिक ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जल्द से अब इस मोटे को हराता हूँ, शायद आर्यन अंदर ठीक हो। वेदा इतना बोल बस उस एंटिटी की ओर भागे, जो सीधा झोपड़ी के अंदर चला गया। वेदा झोपड़ी के अंदर जाने वाले होते हैं कि तब उनके पैर रुक जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। वो पहले ही एक बार राजन के कटे सर को अपनी आंखों से देख चुके हैं और अब वो आर्यन को ऐसे हालत में नहीं देखना चाहते। उनके साथी की मौत अगर हो गई तो वो क्या मुंह दिखाएंगे और कैसे जख्म को दिल में लेकर घूमेंगे। ऊपर से आर्यन कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि वेदा बहुत ताकतवर है, पर ऐसी ताकत का क्या फायदा जो अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को बचा न सके। वेदा ने भगवान का नाम लिया और सीधा उस झोपड़ी के अंदर गए तो चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और बगल में एक मेज पड़ा था जिस पर थालियां, प्लेट और कप्स पड़े थे, और सामने की ओर एक द्वार था जिस पर पर्दा लगा था। वेदा हिम्मत करके अंदर गए तो वहां पर बस खून ही खून था और हड्डियां थी। सामने मेज था जिस पर हथकड़ियां लगी हुई थी और शायद हथकड़ियों से उन इंसानों को बांधा जाता था और फिर उन्हें काटा जाता था कि तभी वेदा को आर्यन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वेदा अंदर गए। अंदर वही शख्स आर्यन को पकड़े उसके गले पर चाकू लगाए खड़ा था। वेदा ने आर्यन को देखा तो उनकी रूह कांप गई। उसके जिस्म से खून बह रहा था, लात पर कट के निशान थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ही उस मोटे ने आर्यन को काटना शुरू किया। तू जो भी है चला जा यहाँ से, वरना इसका सर एक पल में उड़ा दूंगा, समझा? तू जिस दुनिया में खड़ा है वो दुनिया तेरी नहीं है, हमारे महाराज की है। और अगर उन्हें पता चल गया कि इंसान यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंसानों को मारने की जिम्मेदारी और खाने की जिम्मेदारी मेरी है। देख, तुझे मैं छोड़ दूंगा, चला यहाँ से। जिस पर वेदा आगे आए और बोले, सुनो, आर्यन को कुछ मत करो, मैं चला जाऊंगा, पर आर्यन को छोड़ दो, हम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे महाराज कौन है और क्या करते हो तुम इन इंसानों का? चलो तुम तो इन्हें खा लेते हो, इन आत्माओं को क्या तुम यहाँ पर कैद करके रखते हो? जिस पर हंसते हुए वो मोटा बोला, मूर्ख, इंसानों को तो हम काट काट कर खा लेते हैं, अभी बनाकर कच्चा नहीं।
पर ये जो इनकी आत्मा होती है, इनके अंदर ताकत होती है, कोई जीव ऊर्जा, जिसका उपयोग हमारे महाराज किसी बड़ी चीज के लिए कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये दुनिया बनाई। और ऐसे सिर्फ एक द्वार नहीं है, बल्कि कई द्वार हैं जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। तू हमसे लड़ नहीं सकता, चला जा। ये सब सुन वेदा के पैर कांपने लगे। द्वार अलग अलग जगह खुलते हैं, इसका मतलब कई इंसान इनका शिकार होते होंगे। और कौन है इनका महाराज और क्या उपयोग करेगा वो इन सब चीज़ों का? वो अभी इतना सब सोच ही रहे थे। सोच कर रहा है, चला जा, वरना अभी इसका सर तेरे पैरों में गिरा होगा। और रही बात इसकी, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसका मांस बहुत मुलायम है और इसका खून भी बहुत स्वादिष्ट है, इसे तो मैं खाऊंगा। वो अब इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां पर जो मोमबत्तियां थी और उनसे जो परछाई बन रही थी, ऐसी परछाई आर्यन के पीछे दीवार पर बन रही थी। वेदा को अचानक से एक पावर सेंस होनी शुरू हुई और एकदम से उस परछाई के अंदर से 2 हाथ बाहर आए, जिसने उस मोटे को पकड़ा, चाकू छीना और दूर फेंका। वेदा और आर्यन दोनों ये देखकर हैरान हुए कि आखिर ये किसने किया। तभी एक आवाज गूंजी, गलती कर दी तेरे महाराज ने हर जगह द्वार खोलकर, क्योंकि एक द्वार आसाम में भी है। और जैसे मुझे पता चला कि मेरे खास दोस्त वेदांत पर कोई मुसीबत है, तो मैं आ गया, और मेरा आना तो बनता ही था। वेदा ये सोच में पड़ गए कि आखिर कौन है ये उनका दोस्त। आर्यन भी वहीं लंगड़ाते लंगड़ाते वेदा के पास गया, पर वो परछाई वहां से हिली नहीं। आर्यन भी ये समझने की कोशिश करने लगा कि ये है कौन। उतनी देर में उसने देखा उस परछाई में से एक बेडोल सा शरीर बाहर आया। उसका शरीर काफी पतला था, उसके लंबे लंबे बाल थे, 2 बड़े बड़े दांत थे जो बाहर की ओर आ रहे थे, और उसने बहुत से तरह के आभूषण पहन रखे थे। आर्यन को यह नहीं समझ आया कि यह है कौन, पर वेदा उसको देखते ही पहचान गए। अरे बेताल, आप बहुत सही वक्त पर आए हो। हाँ, सच में आपने मुझे और आर्यन को बचा लिया। जिस पर वो बेताल हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं वेदांत, और सुनो, तुम यहां से जितना जल्दी हो सके निकलो, समय खत्म होने वाला है। अगर 3 बज गए और वो द्वार बंद हो गया तो तुम यहीं पर फंस जाओगे। जल्दी निकलो यहां से, वक्त नहीं है। इसे मैं देखता हूं। और हाँ वेदांत, द्वार एक मैंने खोला है, जहां पर तुम्हारी कार खड़ी है, बस उसके सीधा सीधा जाओगे, खुल जाएगी वो। समस्या बस एक है कि वो सीधा आसाम में जाएगा। वेदा आर्यन को संभालते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेताल, बस किसी तरह हम यहाँ से निकले, बाकी सब तुम संभाल लेंगे। और तुम भी यहाँ से चले जाना। और दिल से तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया। चलो आर्यन, चलते हैं बिना देरी के। वेदा के कंधे पर हाथ रख आर्यन किसी तरह उस झोपड़ी से बाहर निकला और वह सीधा उस जंगल से बाहर निकलने लगे। पर वेदा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर सेंस होने लगी, और ऐसी पावर वेदा पहले सेंस कर चुके हैं, पर कहाँ, उन्हें याद नहीं आ रहा था। कितनी देर में फिर से वेदा के कानों में कौवों की आवाज गूंजने लगी। वेदा यहाँ वहां देखने लगी। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तब एकदम से वेदा को कुछ महसूस हुआ। वेदा ने आर्यन को दूर फेंका और खुद भी दूसरी तरफ कूदे। आर्यन, पेड़ के पीछे छुप जाओ, जल्दी! वेदा चिल्लाए। कितनी देर में एक तेज रफ्तार से कोई आया और सीधा उस जगह पर कूदा जहां पर वेदा और आर्यन पहले खड़े थे। वेदा सोच में पड़ गई कि यह है कौन। धुआं चारों तरफ फैला हुआ था, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था कि तब एक आवाज आई, वेदांत, बच गए, मानना पड़ेगा। काफी ताकत है तुम्हारे पास, पर अब तुम नहीं बचोगे। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे महाराज को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं उन्हें छुपा कर रख रहा हूं, बस तेरी वजह से। और हाँ वेदांत, अगर मैंने तेरी बलि दे दी और तेरी जीव ऊर्जा महाराज को दे दी, तो उन्हें इन तुच्छ और कमजोर मनुष्यों की जीव ऊर्जा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेदांत, कौन बचाएगा तुझे? यह आवाज वेदा को जानी पहचानी लग रही थी। धुआं हटा और जब वेदा ने उसे देखा तो वेदा दंग रह गई। पर कौन था ये, और ये वेदा को कैसे जानता है?
वहीं पेड़ के पीछे छुपा आर्यन सोच रहा था।